नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, हथनोरा से मानव की खोपड़ी किस पुरातत्वविद ने प्राप्त किया? पहला विकल्प एच.डी. संकालिया, दूसरा विकल्प अरुण सोनकिया, तीसरा विकल्प डी.एन. वाडिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अरुण सोनकिया ने जो है मध्य प्रदेश के हथनौरा से, हथनौरा है नर्मदा घाटी में, कहाँ पे? नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से मानव की खोपड़ी प्राप्त किया। कब किया? 1982 ईस्वी में। और यह भारत में जो है प्राप्त होने वाला पहला जो है अस्थि अवशेष था। तो हथनौरा से प्राप्त किया। किसने किया? अरुण सोनकिया ने किया। कब किया? 1982 में किया। हथनौरा कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में अवस्थित है। और ये जो मानव की खोपड़ी हुई किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसके बाद जो है इसमें हमारा पहला विकल्प है एच.डी. संकालिया। तो एच.डी. संकालिया महोदय भी जो है एक पुरातत्वविद थे और इन्होंने सबसे पहले जो है जोरवे संस्कृत को प्रकाश में लाया। जोरवे संस्कृत जो है यह महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है अहमदाबाद में प्रवरा नदी, प्रवरा मतलब ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो प्रवरा नदी पर जो इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था और जोरवे संस्कृत का पता लगाया था। इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने कई जगहों पे जो है उत्खनन किया है, लेकिन नर्मदा घाटी में जो आपका नौदा टोली है, मध्य प्रदेश में नौदा टोली नामक जो है स्थल का जो है उत्खनन कार्य करवाया था और यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। इसके बाद जो है हमारा विकल्प सी है डी.एन. वाडिया। डी.एन. वाडिया जो मुख्य रूप से एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और इन्होंने हिमालय की तलहटी में काफ़ी वर्क किया है और एक हिमालयी संस्थान है, उसका नाम जो है इनके नाम पे वाडिया हिमालय संस्थान कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं। पहला विकल्प है मार्टिमर व्हीलर, दूसरा विकल्प है स्टुअर्ट पिगट, तीसरा विकल्प है अरुण सोनकिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें जो है पाषाणकालीन या प्राक इतिहास के विषय में विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है। इसके बाद जो है हमारा पहला विकल्प है मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर भी जो है एक इतिहासविद एवं भूगर्भ पुरातत्वविद थे और इन्होंने जो है एक प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश में जो है आर्यों का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्य सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मार्टिमर व्हीलर है। इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश किससे हुआ? आर्यों के आक्रमण से हुआ। इसके बाद जो है अरुण सोनकिया के विषय में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर अवश्य देंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, बोरी नामक स्थान अवस्थित है। पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र, चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। बोरी जो है कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में है और यहाँ से 14 लाख वर्ष प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए हैं जो इतिहास के पुनर्निर्माण में, प्राक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज की थी। पहला विकल्प वी.एस. वाकड़कर, दूसरा विकल्प अरुण सोनकिया, तीसरा विकल्प एच.डी. संकालिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, वी.एस. वाकड़कर। भीमबेटका की खोज किसने किया था? वी.एस. वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है?
भीमबेटका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल से लेकर जो इसमें चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे है भीमबेटका? भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित हैं और यहाँ से चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसमें जो है सारे विकल्प हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। और चौथा प्रश्न है, पांचवा, इनमें नहीं, नेवासा, कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर आदि पुरातात्विक स्थल स्थित है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, महाराष्ट्र। नेवासा, कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर ये जो है महाराष्ट्र में अवस्थित पुरातात्विक स्थल है और यहाँ से जो है पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो नेवासा है, यहाँ से एक नेवासाई उद्योग करके प्रश्न आता है। तो जो नेवासा संस्कृत है या नेवासाई उद्योग है वह निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित ये सब स्थल हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम भारत में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए? पहला विकल्प है वी.एस. वाकड़कर, दूसरा विकल्प अरुण सोनकिया, तीसरा विकल्प है एच.डी. संकालिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हमारा मध्य पाषाण कालीन है, मध्य पाषाण काल है, उसके उपकरण जो है 1867 ईस्वी में कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से किसने प्राप्त किया? C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र से जो है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के धनुष, बाण, बर्छा, भाला, हंसिया ये सब थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, धनुष एवं बाण का आविष्कार हुआ था? पहला विकल्प है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प है उच्च पुरापाषाण काल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, धनुष एवं बाण का अगर देखा जाए आविष्कार कब हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बेलन घाटी के किस स्थल से उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला विकल्प है महदहा, दूसरा विकल्प है दमदमा, तीसरा विकल्प है चौपानी मांडो और चौथा विकल्प है कोल्डिहवा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है इलाहाबाद के बेलन घाटी में अवस्थित एक स्थल है और यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चौपानी मांडो। हमारा पहला विकल्प है महदहा। तो महदहा जो है एक मध्य पाषाणिक स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। इसके बाद दूसरा विकल्प है दमदमा। दमदमा भी जो है एक मध्य पाषाणिक स्थल है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही अवस्थित है। इसके बाद विकल्प डी है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है और आज के कुछ साल तक पहले तक यह माना जाता था कि जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन अब यह मत बदल गया है। अब वह स्थान हो गया है लहुरा देवा। लहुरा देवा से जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस काल के लिए मीसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प है नवपाषाण काल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य पाषाण काल के लिए जो है मीसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया है। लगभग अगर देखा जाए इसका समय अलग अलग मिलता है पुस्तकों में, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000
5000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वह मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। और कहा जाता है कि जो मध्य पाषाण काल है वह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल किसे कहा जाता है, तो वह मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। तो जो हमारा मीसोलिथिक पीरियड है वह मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हार्डर वेस्ट्राक के द्वारा किया गया था, हार्डर वेस्ट्राक के द्वारा किया गया था 1866 ईस्वी में। आगे मैं आपको एक प्रश्न मैंने इसका बनाया है उसको बताता हूँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मीसोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? पहला विकल्प एच.डी. संकालिया, दूसरा विकल्प कर्नल यू टाट, तीसरा विकल्प हार्डर वेस्ट्राक, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, हार्डर वेस्ट्राक के द्वारा जो है 1866 ईस्वी में किया गया। जो हमारा मध्य पाषाण काल है वह पूरा पाषाण काल से बहुत भिन्न था। पूरा पाषाण काल के जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें जो है जो आदिमानव थे वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि उस समय की जो है वातावरणीय परिस्थिति ऐसी ही थी। लेकिन जब मध्य पाषाण काल का समय आया तो जो है छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ, क्योंकि पर्यावरण दशाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ, जलवायु में आर्द्रता आ गई, तो बड़े बड़े मैदानों एवं जंगलों का विकास हो गया। तो बड़े बड़े पशुओं के स्थान पर छोटे छोटे पशु जैसे है भेड़ बकरी गाय भैंस का प्रादुर्भाव हुआ। तब जो है आदिमानव क्या करता था, बहुत बड़े औजारों से छोटे जानवरों का कैसे शिकार करे, इसलिए उसने छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, बनाना शुरू किया। इसलिए जो इसे माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी आता है माइक्रोलिथ एज, तो माइक्रोलिथ एज किसे कहा जाता है? वह मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। इसे लघु पाषाण उपकरण उद्योग की भी संज्ञा दी गई है। तो हमारा सही आंसर है हार्डर वेस्ट्राक ने जो है मीथोलिथिक शब्द का प्रयोग कब किया था? 1866 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण उद्योग संबंधित है। पहला प्रश्न ऑप्शन पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प नव पाषाण काल, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य पाषाण काल, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। मतलब उसमें ज्यामितीय आकार के जो है आदिमानव ने ज्यामितीय आकार के छोटे छोटे औजारों को बनाना किया, ब्लेड क्रोड जो है ये सब औजार बनाना प्रारंभ किया। इसके बाद हमारा अगला शब्द है माइक्रोलिथ शब्द संबंधित है। तो माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म औजार, तो माइक्रोलिथ संबंधित है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प है नव पाषाण काल, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लघु पाषाण उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त किया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। पहला विकल्प है C.L. कार्लाइल, दूसरा विकल्प है अलेक्जेंडर कलिंगम, तीसरा विकल्प है H.D. संकालिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, C.L. कार्लाइल ने जो कब 1867 ईस्वी में सबसे पहले जो है भारत में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। किस क्षेत्र से? विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से जो है उसने मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किया था। किसने? C.L. कार्लाइल ने। इसके बाद जो है दूसरा विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में हम लोग जानते हैं, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, भारतीय पुरातात्विक पिता कहा जाता है। 1861 ईस्वी में इन्हीं के दिशा निर्देशन में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी और एक लंबे समय तक जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक पद को सुशोभित किए। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होते हैं? पहला विकल्प है पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प है नव पाषाण काल, चौथा विकल्प है सैंधव सभ्यता,
तो हमारा सही आंसर विकल्प बी मध्य पाषाण काल। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। पहला विकल्प बागोर, दूसरा विकल्प आदमगढ़, तीसरा विकल्प लहुरादेवा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए बागोर। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? बागोर। बागोर कहाँ पे अवस्थित है? बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से ही प्राप्त होता है। तो जो बागोर है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है, यह मध्य पाषाणिक सबसे बड़ा पूरा स्थल है। इसके बाद जो है इसमें हमारा दूसरा विकल्प है आदमगढ़। आदमगढ़ भी जो है एक मध्य पाषाणिक स्थल है और यहाँ से भी जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन बागोर के बाद यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हुआ था। और आदमगढ़ में जो है चित्रकला के भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमारा विकल्प सी है लहुरा देवा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया लहुरा देवा जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है और यहाँ से जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देवा से प्राप्त हुआ है और यह प्रश्न जो है काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लखनाज नामक पुरातात्विक स्थल अवस्थित है। तो पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प गुजरात, तीसरा विकल्प महाराष्ट्र, चौथा विकल्प मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी गुजरात। जो हमारा लखनाज है वह कहाँ पे अवस्थित है? वह गुजरात में अवस्थित है और यह मध्य पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। इसका जो है उत्खनन अभी ऊपर जो है एच.डी. संकालिया का नाम आया है। संकालिया, एच.डी. संकालिया हैं, वी सुब्बा राव हैं, बी सुब्बा राव हो गए, ए.आर. कैनेडी हो गए, ए.आर. कैनेडी। इन लोगों ने जो है लखनाज का उत्खनन करवाया था और यहाँ से जो है बहुतायत मात्रा में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे कुल 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आता है कि किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह हमारे लखनाज से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, लखनाज के उत्खनन से संबंधित है। पहला विकल्प एच.डी. संकालिया, दूसरा विकल्प बी सुब्बा राव, तीसरा विकल्प ए.आर. कैनेडी, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें जो है संकालिया विजय थे, सुब्बा राव थे, ए.आर. कैनेडी थे, सभी विद्वानों ने जो वहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, आदमगढ़ के उत्खनन से संबंधित है। पहला विकल्प है जी.आर. शर्मा, दूसरा विकल्प है आर.वी. जोशी, तीसरा विकल्प है वाकड़कर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी आर.वी. जोशी। आदमगढ़ के उत्खनन से कौन संबंधित है? आर.वी. जोशी ने जो है आदमगढ़ का जो है उत्खनन करवाया था। आदमगढ़ जो है यह आपके मध्य प्रदेश में एक ज़िला है होशंगाबाद विज्ञान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, तो होशंगाबाद में जो है यह अवस्थित है और यहाँ से चित्रकला के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 1964 ईस्वी में, कब? 1964 ईस्वी में आर.वी. जोशी ने जो यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया था और उसमें वहाँ से कुछ लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ
छोटे पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त किया था, जिसमें से 50% जो हड्डियां पालतू पशुओं की थी। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है आरवी जोशी। इसके बाद जो हमारा अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, जम्बू द्वीप एवं डोरथी द्वीप अवस्थित है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। जम्बू द्वीप एवं डोरथी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में एक स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी के निकट जो है ये दोनों द्वीप स्थित हैं। द्वीप क्या है? यह जो है शैल गुफाएं हैं, दोनों अलग अलग शैल गुफाएं हैं। तो जो दोनों शैल गुफाएं, उनमें से एक का नाम जम्बू द्वीप है और दूसरे का नाम डोरथी द्वीप है। यहाँ से जो है मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो पहला विकल्प मोरहना पहाड़, दूसरा विकल्प है बगही खोर, तीसरा विकल्प है लेखैया, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लेखैया। यह प्रश्न जो पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लेखैया से जो है 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। लेखैया कहाँ पे है? लेखैया जो है आपका मिर्ज़ापुर के आसपास का क्षेत्र है, मेजा तहसील में है। तो वहीं पे जो है आपका लेखैया अवस्थित है। इसके बाद बगही खोर, मोरहना पहाड़ी। मोरहना पहाड़ी तो मिर्ज़ापुर में है और बगही खोर भी जो उसके आसपास का ही क्षेत्र है। यहाँ से जो सब में से है चित्रकला के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इन सभी गुफाओं से, पहाड़ियों से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थल 2 सांस्कृतिक चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? हमारा पहला प्रश्न है लूनी संस्कृत, दूसरा विकल्प है तिलवारा, तीसरा विकल्प है भीलवाड़ा, चौथा विकल्प है बागोर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, तिलवारा। जो तिलवारा है वह राजस्थान का एक ऐसा स्थल है जहाँ जो 2 सांस्कृतिक चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, सराय नाहर दमदमा महदहा नामक पुरास्थल कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। सराय नाहर दमदमा महदमा जो नामक पुरास्थल हैं, ये पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, सराय नाहर नामक मध्य पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा कथन है, यहाँ से 14 समाधान एवं 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, यहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। इसके बाद ये चौथा कथन है, शवों का सिर, यहाँ से जो कब्रिस्तान मिला उसमें जो शव हैं उनका सिर पश्चिम दिशा में है। यह कथन भी सही है। और पांचवा कथन है, चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। इस प्रकार से जो पांचों कथन सही हैं, तो हमारा पहला विकल्प ए सही है, सभी कथन सही हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह कथन गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि महदहा नामक जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। दूसरा कथन है, तो यह कथन गलत है।
देखते हैं। और दूसरा कथन है, यहाँ से मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि यहाँ से मृग श्रृंग के छल्लों की माला प्राप्त हुई है और हड्डियों से निर्मित विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तीसरा कथन है, स्त्री एवं पुरुषों को साथ साथ दफनाया गया है। यह कथन भी जो है सही है। इसके बाद विकल्प कथन डी है, सिल लोढ़े के टुकड़े भी प्राप्त किए हुए हैं। यह कथन भी सही है। और सामूहिक समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से जो कथन बी सी डी ई सही है और कथन ए गलत है। तो हमारा कथन ए गलत है और सभी कथन सही हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वीरभानपुर नामक मध्य पुरापाषाणिक स्थल अवस्थित है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प सी, पश्चिम बंगाल। जो वीरभानपुर नामक स्थल है, तो वीरभानपुर कहाँ पे है? वीरभानपुर कहाँ पे है? वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मध्य पाषाणिक स्थल, झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान क्षेत्र में विभाजित है? पहला विकल्प है वीरभानपुर, दूसरा विकल्प है दमदमा, तीसरा विकल्प है सरायनाहर, चौथा विकल्प है महदहा। तो हमारा सही आंसर है पहला विकल्प है वीरभानपुर, दूसरा विकल्प है दमदमा, तीसरा विकल्प है सरायनाहर, चौथा विकल्प है महदहा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, महदहा। जो हमारा महदहा है वह 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और जो है कब्रिस्तान क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और जो है यह महदहा कहाँ पे अवस्थित है? महदहा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? प्रतापगढ़ में अवस्थित है। और एक प्रश्न आता है कि किस क्षेत्र से जो है ये जो महदहा, ये आपका महदहा है, तो महदहा के किस क्षेत्र से जो है हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? बूचड़खाना संकुल क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से जो है हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस मध्य पुरापाषाणिक स्थल से एक ही समाधि से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो पहला विकल्प है वीरभानपुर, दूसरा विकल्प है दमदमा, तीसरा विकल्प है सरायनाहर, चौथा विकल्प है महदहा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, दमदमा। जो हमारा दमदमा है वहाँ से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? एक ही कब्रिस्तान से। एक ही कब्र में 3 मनुष्यों को दफनाया गया था। इस प्रकार से यह विश्वास होता है कि जो मध्य पाषाणकालीन लोग थे इधर हमारे पूर्वी क्षेत्र के, वो जो है लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। हो सकता है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नियों को भी चिता में जला दिया जाता हो या समाधिस्थ कर दिया जाता रहा हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं। पहला विकल्प लखहिया, दूसरा विकल्प सरायनाहर, तीसरा विकल्प लघनाथ, चौथा विकल्प महदहा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सरायनाहर। अंडाकार कब्रें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अंडाकार कब्रें जो है उत्तर प्रदेश के सरायनाहर से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पहला विकल्प पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल, चौथा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। सही आंसर है
विकल्प डी मध्य पुरापाषाण काल। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल। इसमें जो है मध्य, ये पूरा काट दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, अभी मैंने आपको बताया है बागोर और आदमगढ़ में जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। इसके बाद हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको इसका आंसर बताया था। पहला विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा विकल्प है जॉन मार्शल, तीसरा विकल्प है मॉर्टिमर व्हीलर, चौथा विकल्प है जेम्स प्रिंसप। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जब 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है उसका महानिदेशक बनाया गया था। इसलिए जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जॉन मार्शल भी जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। इन्हीं के निर्देशन में, जॉन मार्शल के ही निर्देशन में सैंधव सभ्यता का उत्खनन हुआ था। ये 1902 से 1928 ईस्वी तक जो है उसके महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। मॉर्टिमर व्हीलर भी जो है एक भारतीय पुरातत्वविद थे। इनके विषय में मैंने भी आपको ऊपर बताया है। और विकल्प डी है जेम्स प्रिंसप। तो जेम्स प्रिंसप जो है एक विद्वान थे और 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय इनको दिया गया है। अशोक के अभिलेखों को, प्रश्न आता है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया है? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त किया जेम्स प्रिंसप ने। कब किया? 1837 ईस्वी में। यह भी प्रश्न आया था, कब किया? 1837 ईस्वी में। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न इतिहास के रखे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगे जो है जितनी परीक्षाएं होनी है सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगली वीडियो में, जो इतिहास की अगली वीडियो होगी, उसमें मैं इसका आंसर आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था कि जो जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा आयोजित हो रही हैं, उसमें मैं इतिहास की टेस्ट सीरीज, इतिहास विषय के लिए जो आपका वैकल्पिक विषय है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू किया हूँ। साथ ही साथ आपका जो 40 प्रश्न आएगा सामान्य अध्ययन के लिए, उसकी भी मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया है। तो आप लोग जो है उसे देख सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग देखेंगे और जो कुछ समस्याएं होंगी उसे मुझे, या जो बातें होंगी उसे मुझसे साझा करेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।